Assalamu alaikum class. Hope you are all good. Am I audible? क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Hello, am I audible? यस मैम आपकी आवाज आ रही है। All right. Okay, let's start the class. Last class में हमने क्या पढ़ा था? What were the topics जो हमने cover किए थे? मेनली हिस्ट्री पढ़ी थी कि साइकोलॉजी कहाँ से ड्राइव हुई है। School of Psychology या Contemporary Psychology पढ़ी थी हमने? ये वही क्लास है ना जो कि बहुत थोड़े बच्चे आए थे, हमें 6-7 थे लोग कंप्यूटर के। मैम राइट। So हाँ, हमने तकरीबन में हमें चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। यस मैम। अच्छा, आप लोगों ने बुक्स ली हैं? बुक्स मिली हैं आपको? नो मैम अभी तक नहीं ली। रुक जाओ, मेरे पास एक बुक आई है पीडीएफ में। मैं ना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। किसी एक अच्छे बच्चे ने बना ली है, पीडीएफ ले ली है। आई डोंट नो हाउ यू पीपल आर जीनियस। फिर मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वो जरी बुखारी वाली मैंने बोला था ना आपसे आप ले लें उसको, बड़ा प्रिसाइज से लिखा हुआ है। सो ये वही है, बस डाउनलोड होती है तो फिर शेयर कर देती हूँ मैं। ऑल राइट, सो आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी की। व्हाट इज पर्सनालिटी? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज पर्सनालिटी? क्लास, आई वांट योर पार्टिसिपेशन। जैसे कोई भी जो इंडिविजुअल सोसाइटी में बिहेव किस तरह करता है, इंटरेक्शन किस तरह करता है, उसकी बेस के ऊपर हम उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कहा। और कोई बताएगा? किसी पर्सन का बिहेवियर और वो किस तरह एक्ट करता है उसे पर्सनैलिटी बोलेंगे। किसी पर्सन का बिहेवियर, वो एक्ट कैसे करता है, वो पर्सनालिटी में आता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक्चुअली पर्सनालिटी is a set of traits or characteristics possessed by a person which is unique with everyone. Okay, it is unique to everyone, and it is the capacity to get settled within the environment, to survive, the capacity to survive in the environment. अब उन कैपेसिटीज या उन कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है? आपके थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, बिहेवियर्स, ये सारी वो कैपेसिटीज हैं जो कि हम पर्सनालिटी में काउंट कर रहे होते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ सेट ऑफ ट्रेट्स and characteristics possessed by everyone uniquely, uh, including thoughts, behaviors, emotions, and feelings. To get, and person is using it to get settled or to survive within the environment. समझ आ रही है? कुछ समझ आई है? ये मैं जी। अच्छा, ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या फर्क होता है? ट्रेट्स आर सम इल बिल्ड इन कैपेसिटीज, इसके साथ हम पैदा होते हैं, फितरती तौर पर हम लोग की कुछ ट्रेट्स, कुछ चीजें होती हैं जो बस फिक्स होती हैं, ऐसे ही हैं हम, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, सो वो ट्रेट्स होती हैं, बिल्ड इन कैपेसिटीज होती हैं हमारी। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उसको हम शेप कर सकते हैं, थ्रू एक्सरसाइज। माहौल शेप कर देता है, इन्वायरमेंट शेप कर देता है, राइट?
कैरेक्टरिस्टिक्स को हम सीख भी सकते हैं, यू नो, कुछ चीज अच्छी लगी सामने वाले में, खुद भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, एंड प्रैक्टिस करना शुरू कर दी तो वो सीख ली, ये वो बन गई आपकी आपकी एक आपका हिस्सा बन गई। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई पर्सनालिटी को बनाने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। व्हाट डू यू थिंक, कहाँ किस किस चीज से, ये कौन कौन सा एलिमेंट है जो हमारी पर्सनालिटी को शेप करता है? मैम सबसे पहले तो इन्वायरमेंट आपका बहुत फैक्टर करता है। एग्जैक्टली, आप माइंड। किस तरह के लोगों में रह रहे हैं, किस तरह की आपकी सराउंडिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी फैमिली, हमारा रिलीजन, और हमारे पीयर्स, यू नो, सोसाइटी। सो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि हमारी पर्सनालिटी को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली शेप कर रहे होते हैं या इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि थ्योरीज पढ़नी है हम लोगों ने। सो थ्योरीज में सबसे पहले आती है ट्रेड थ्योरीज। ट्रेड थ्योरीज हम यहाँ पे 3 की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यूंग की, कार्ल यूंग। अब ये कौन था? ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट था जो कि अच्छा, इसकी अप्रोच भी फ्रॉइड वाली थी। फ्रॉइड का बताया था ना मैंने आपको, साइको एनालिसिस में पढ़ा था हमने, जो मौजूद थे लास्ट में। लास्ट क्लास में कौन कौन था? प्लीज रेज योर हैंड। तीन, छह, 6 लोग थे, 6-7 लोग थे। ठीक है क्लास, हाँ। सो थैंक यू। अच्छा, बात करते हैं यूंग की हम बात कर रहे थे। अब यूंग कौन था? यूंग फ्रॉइड का ही पायनियर था, पायनियर कह दो या सक्सेसर, सॉरी सक्सेसर कह दो, यहाँ के हम इसको वो भी कह सकते हैं, सेम स्कूल ऑफ थॉट से थे ये लोग। इन्होंने भी, इसने भी साइको एनालिसिस पे बहुत काम किया था, इसका शागिर्द भी था। अब बात ये है कि इसने बोला क्या था। ठीक है, व्हाट आर द ट्रेड्स जो इसने हमें इंट्रोड्यूस करवाई थी कि किसी भी पर्सनालिटी को असेस करने के लिए ये बेसिक ट्रेड्स हैं, इज आर इम्पोर्टेंट टू असेस समवन्स पर्सनालिटी। So these are two types of traits: introversion and extroversion. Introverts, we all know the concepts of introversion and extroversion. Introverts are shy, social withdrawal ज़्यादा हो जाता है. Social withdrawal mean unable to participate within the society, या किसी भी गैदरिंग में नहीं जाना, पार्टिसिपेट नहीं जाना, अगर चल भी गए तो बात नहीं करनी, इनिशिएट नहीं करना, जितना सवाल पूछा बहुत ही कम सा जवाब दे दिया और कुछ को इग्नोर कर दिया, एंड अकेले बैठना, अकेले रहना। ठीक है, एंड इसमें ये लोग ठीक होते हैं, खुश होते हैं, शाइनेस बहुत ज्यादा होती है। सो दिस इज इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन। अब एक्सट्रोवर्जन क्या होते हैं कि द पीपल आर आउटस्पोकन, एक्टिव, पार्टिसिपेटिव, और साथ ही साथ ये ऐसे लोग होते हैं जो कि माहौल में हेल्पफुल भी हो सकते हैं, और साथ में बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल होता है उनका माहौल में, क्योंकि पार्टिसिपेट बहुत करते हैं ना, टॉकेटिव होते हैं, आउटस्पोकन होते हैं, आर्टिकुलेटरी होते हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत लोग जान भी रहे होते हैं, इनकी सोशल गैदरिंग्स बहुत बड़ी होती हैं, हर बंदा इनको जानता होता है। So please raise your hands who think they are introverts. I just want your participation. One introvert. There's 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right. Is there anyone? 11. Right. Acha, now raise your hands who says that कि वो extroverts हैं.
Right. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nice. That's great. अच्छा आप लोगों में से किसी ने पूछा नहीं कि अच्छा दरमियाने लोग कौन है? आप मुझे पता है कि आप देयर वाज अ क्वेश्चन इन लास्ट क्लास जिनको मैंने पढ़ाया है, वो मुझे बोल रहे थे कि मैम हम तो एम्बिवर्ट भी तो एक कैपेसिटी होती है। सो ये सब कौन है? एक्सट्रोवर्ट्स या दरमियाने लोग हैं ये? कोई एक बोलेगा? मैम तो मैंने भी लिए खड़ा किया है। ऑल राइट, सो दीज आर एम्बिवर्ट्स। दरमियानी जो कैटेगरी है दिस इज एम्बिवर्ट। अब एम्बिवर्ट में इंट्रोवर्जन वाले भी ट्रेट्स होते हैं और एक्सट्रोवर्जन वाले भी ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन देयर मूड, डिपेंड अपॉन देयर सिचुएशन, ठीक है। वो फिर ये देख लेते हैं और ये बड़े फिट हो जाते हैं किसी भी सिचुएशन में, दरमियाने लेकिन ये है कि हमें यूंग ने नहीं बताया था एम्बिवर्ट्स के बारे में, हमें इसने सिर्फ एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के बारे में ही बताया था। एम्बिवर्ट तो बाद में टर्म आई और हमें पता चला कि देयर इज अनदर एरिया जो कि ग्रे एरिया है, ठीक है। सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट इज नॉट द एरिया, बट वो ग्रे एरिया भी कोई चीज है जिसमें इंसान फॉल कर सकता है, ठीक है। यूंग के मुताबिक देयर वर ओनली टू कैटेगरीज नेम एज एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन। इसके मुताबिक यही दो ट्रेड्स हैं जिसके थ्रू हम किसी भी इंसान को असेस कर सकते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन या हाउ द पर्सन इज, जज कर सकते हैं या परसीव कर सकते हैं या असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिर्फ इतनी सी थ्योरी थी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी इज हैंस एसिंक की थ्योरी, EYSENCK, एसिंक। अब इसने क्या बताया था कि देयर आर 3 फंडामेंटल फैक्टर्स involved within the personality of an individual. अब वो क्या है? The first one category is introversion and extroversion. The second one is emotionally stable or unstable या neurotic. अच्छा guys, whenever there is a term called neuroticism या neurotic, you have to believe that the term is about emotional stability or instability, ठीक है। This is related, neurotic word is related to your emotions, ठीक है। So emotionally stable versus unstable या neurotic. Whenever the person is neurotic, आ रही है ना? यस मैम आ रही है। आ रही है, यस मैम। राइट। जो ही नहीं आए मुझे बता देना, या मुझे जो भी आपका सीआर है यहाँ पर वो मुझे टेक्स्ट कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। क्योंकि अब देयर वर सम इश्यूज कल, शायद मौसम की खराबी की वजह से, तो वो मैं काफी पढ़ा चुकी थी, पता चला कि भाई मेरा तो कनेक्शन ही कट हुआ हुआ। सो आई जस्ट डोंट वांट टू वेस्ट माय एनर्जी, ठीक है। All right. Next is impulse control and psychotic. Impulse control versus psychotic. Impulse control is, you can control your things, you can control your desires, and you have full control over your actions, your thoughts. This is called impulse control, ठीक है। लेकिन वर्सेस साइकोटिक, अब साइकोटिक लोग कौन होते हैं? वो जिन्हें हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं और दे पीपल आर अनएबल टू कंट्रोल देयर इम्पल्सेस, देयर एक्शंस, देयर थॉट्स। हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स का तो पता होगा आपको या नहीं पता? यस मैम आइडिया है। हेलुसिनेशंस आर द फॉल्स परसेप्शंस, यानी कि माहौल में एक आवाज मौजूद ही नहीं है बट मुझे आ रही है। I'm alone in the room, but I can listen. I can hear the voices. अब वो किसी की भी वॉइस हो सकती है, आदमी, बच्चा, बूढ़ा, लड़का, लड़की, कोई भी वॉइस हो सकती है, ठीक है। बट माहौल में वो प्रेजेंट नहीं है, एनवायरनमेंट में वो एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है, बट आई कैन हियर इट। दिस इज हेलुसिनेशन। आई एम अलोन इन द रूम बट आई कैन सी अ पर्सन,
I can literally see a person, an entity. For example, अभी पिछली क्लास में एक बंदे ने एक बच्चे ने मुझसे केस शेयर किया था जिसके मुताबिक वो बंदा अपने रूममेट को देख रहा था. एक्चुअल में पता चला बाद में जब केस स्टडी किया तो पता चला वो अकेला ही रूम में रहता था, कोई रूममेट था ही नहीं उसका. पर वो पहले दिन से उसे देख रहा था, उससे बात कर रहा था, वो उसकी लाइफ में शामिल था, वो रूममेट. ठीक है. So this is hallucinations. The object is not actually present in the environment, but yes, the person is perceiving it. Hallucination smell की भी हो सकती है, olfactory hallucination कहते हैं इसको, voice की भी हो सकती है, जितने भी हमारे senses है ना, hallucinations हो सकते हैं, even touch की भी hallucination हो सकती है. ठीक है. And delusions, psychotic लोगों को hallucinations आते हैं. And delusions are false beliefs. For example, I have a belief that everyone is against me. People just want to kill me. So this is my belief. I will definitely see through this belief to everyone. जी Mr. Adil, Shahir Adil. मैम अगर कॉन्शियसली कुछ चीज इमेजिन करे उसे भी हेलुसिनेशन में कर. नहीं भाई, नहीं. इमेजिन कॉन्शियसली कोई चीज इमेजिन करना वो क्या हो, फैंटेसी हो सकती है जिससे आपकी लाइफ खराब नहीं होगी. ठीक है जी मिस्टर जिया. मैम किसी के पास माइक अवेलेबल नहीं है तो वो चैट बॉक्स में मैसेज कर रहे हैं, आप वो देख सकती हैं. यस मैं देखती हूँ. ओके. हेलुसिनेशन, स्लीप पैरालिसिस. अच्छा, स्लीप पैरालिसिस में हेलुसिनेशंस नहीं होती, वो एक अनदर स्टेट ऑफ माइंड है. ठीक है. जो कि स्लीप पैरालिसिस ज्यादातर होता है समथिंग, पीपल आर अफ्रेड ऑफ समथिंग, और शायद वो डर के सोए होते हैं, या वो किसी से डर रहे होते हैं, या उनका कोई ना कोई बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम चल रहा होता है लाइफ में. ठीक है. जो कि अच्छा, यहाँ पर लोग ना स्लीप पैरालिसिस को रिलीजियस लोग, मुझे ना वो भूल गया है, एक स्पेसिफिक नाम है उस पता नहीं जिन का या पता नहीं क्या है, वो उससे भी तशबीह देते हैं कि दैट इज द एंटिटी ओवर देयर ओवर यू इवन, और वो आपको जागने नहीं या उठने नहीं दे रहा होता. ठीक है. तो वो थोड़ा अलग एक कॉन्सेप्ट है. हेलुसिनेशन, स्लीप पैरालिसिस नहीं होता. दिस इज अ स्टेट ऑफ माइंड. व्हाटएवर जो भी है, जो भी नाम है उसका, आई रियली डोंट रिमेम्बर दैट. अच्छा, हम बात क्या कर रहे थे? हाँ, साइकोटिक की बात कर रहे थे. या तो बंदा इम्पल्स कंट्रोल होता है या साइकोटिक होता है. और अच्छा, दी साइकोटिक सिम्टम्स आर सिवियर, आर ऑफ सिवियर कैटेगरी, जिसमें इम्पल्स कंट्रोल नहीं होती, हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स हो रहे होते हैं. और ये साइकाइट्रिस्ट की मेडिकेशन से ही ट्रीट होता है मोस्टली. जब ये रेजिडुअल फेज में आता है या ये जरा कम होते हैं हेलुसिनेशन डिल्यूजन्स, तो हम साइकोलॉजिकल टर्म्स में इनको डील करते हैं. बहरहाल ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए. So these were the three categories जिसके थ्रू हम लोग देख रहे होते हैं, या हम लोग लोगों को असेस कर रहे होते हैं पर्सनालिटी को. इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिक या इमोशनल स्टेबिलिटी वर्सेस अनस्टेबिलिटी, एंड इम्पल्स कंट्रोल वर्सेस साइकोटिक. ठीक है. अब इसके जो एसेंट था, he was standing by the concept of Hippocrates. Hippocrates is a philosopher, Greek philosopher था वो, जिसके मुताबिक there are 4 types of personality या 4 temperaments of personality. और एसेंक ने भी इस चीज को बोला था, इस चीज को स्टैंड बाय किया था कि yes, these are true, और उसने शामिल कर लिया था इसे अपनी थ्योरी में
that yes, there are 4 basic temperaments of the personality. The first one is melancholic. अब ये कौन लोग होते हैं? ये बड़े सैड, डिप्रेसिव सोल्स होते हैं, ठीक है? ये बड़ी अनस्टेबल, इमोशनली अनस्टेबल एंड इंट्रोवर्ट टाइप लोग होते हैं. डिप्रेशन के सिम्टम्स अगर आपको पता हो तो वो लोग ज्यादा लोगों में बात नहीं करते, लोगों में आते नहीं हैं, सेल्फ डाउट्स होते हैं, हाईली अनस्टेबल इमोशंस होते हैं, तो इसीलिए इनको डिप्रेसिव सोल्स भी कहते हैं. ठीक है. फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉलरिक होते हैं, मेलैंकोलिक, उसके बाद कैटेगरी आती है कॉलरिक. अब ये कौन लोग होते हैं? ये एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं और होते ये भी अनस्टेबल है. इनसे अपने इमोशंस संभाले नहीं जा रहे होते. व्हेनेवर देयर इज a word unstable or stable, neurotic या emotional unstable, so वही बात आप लोगों को समझ जाना चाहिए. it is about emotions, it is about feelings. ठीक है. तो यहाँ कॉलरिक लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहुत घुलते मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, मगर ये लोग अनस्टेबल होते हैं, यानी कि ये शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं. लोगों के साथ इनके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं होते, लोग इनसे डर रहे होते हैं. नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी टाइप सुनी हुई है आप लोगों ने? नार्सिसिस्टिक ट्रेट सुने हैं आपने? ये नहीं सुने? नार्सिसिज्म सबको पता है ये ट्रेट, हाँ, इस टर्म का, ये नहीं पता? गाइस, एम आई ऑडिबल? यस मैम. जी, तो मुझे जवाब भी देना. मुझे लग रहा है शायद मैं ऑडिबल ही नहीं हूँ. जी, नार्सिसिस्टिक का पता है? नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स का नहीं भी पता तो प्लीज आपके हाथ में फोन्स हैं, आप गूगल करें व्हाट आर नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स. कम ऑन, जल्दी. A person who has excessive interest in or administration of themselves, admiration of themselves. हाँ, ट्रेट्स क्या हैं इनके? उनसे पूछो व्हाट आर द बेसिक ट्रेट्स ऑफ नार्सिसिस्टिक. Traits involve a pervasive pattern of grandiosity and excessive need for admiration and lack of empathy, often manifesting as arrogance, entitlement, and exploitative behavior. से ये क्या है, क्या बता रहा है आप लोगों को कि ये लोग ओवरली इन्वॉल्व होते हैं. एक्सट्रोवर्ट है ना, ओवरली इन्वॉल्व है, एडमायरेशन चाहिए इन्हें, हर चीज इनका एक पैटर्न होता है जिसमें दे आर द शाइनिंग स्टार्स और पार्टिसिपेटिव होते हैं हर चीज में इनको. अब एडमायरेशन कब मिलेगी? जब ये पार्टिसिपेट करेंगे चीजों में, एक्स्ट्रा इन्वॉल्व होंगे, ओवरली इन्वॉल्व होंगे, बट हाईली अनस्टेबल होते हैं. ये लोग भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं. ठीक है. इनके पैटर्न्स में एक ये चीज होती है, बड़े एग्रेसिव भी होते हैं, जिसकी वजह से ये लोगों में अपना सुपीरियोरिटी इफेक्ट पैदा कर रहे होते हैं. जो अटेंशन सीकर होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं. अटेंशन सी, अच्छा, नार्सिसिज्म इज नॉट जस्ट अटेंशन सीकिंग. हाँ, ये एक ट्रेट जरूर है नार्सिसिज्म का कि वो जो है ना अटेंशन सीकर्स होते हैं, दे जस्ट नीड अटेंशन. वो ही जो है स्पॉट ऑन होने चाहिए, स्पॉटलाइट पे वही होने चाहिए. ठीक है. So, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही कि ठीक है, इस कॉलरिक किस्म के ट्रेट्स हमारे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज में भी होते हैं. ठीक है. अब बात करते हैं कि अब ये वही बात, शॉर्ट टेम्पर्ड एंड इरिटेबल होते हैं. और अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ इलनेस बताएं तो ये मैनिक होते हैं. डिप्रेसिव की एक और कैटेगरी है मैनिक. अब डिप्रेसिव तो सैडनेस वाले बंदे होते हैं ना, बड़े सैड होते हैं, लोगों से मिलते घुलते नहीं हैं, एंगर इश्यूज होते हैं, मगर ये अपने ऊपर सहे जा रहे होते हैं. बहुत कम है कि ये आउटबर्स्ट करे. ठीक है. अपने कमरे में रहे, अकेले रहे, लोगों से मिलना जुलना बंद करती है. लेकिन जो कॉलरिक होते हैं ये मैनिक सिम्टम्स वाले होते हैं. मैनिक क्या होते हैं? ओवरली इन्वॉल्व, एक्सेसिव टॉक होती है इनमें, बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन होते हैं और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं,
इमोशंस इनसे संभल ही नहीं रहे होते, एक्साइटमेंट बहुत, एक्साइटेटरी बिहेवियर्स बहुत होते हैं ना, एक्साइटमेंट बहुत होता है, हर चीज को बढ़ चढ़ के बयान करने वाले। हाँ वो मैनिक डेफिनेटली दिस इज दिस फंक्शनल कैरेक्टर या दिस फंक्शनल एक आप इसकी स्टेट होती है मैनिक। सो ये वही लोग होते हैं ज्यादातर, इरिटेबल होते हैं, हाईली इरिटेबल, बैठ नहीं सकते ये लोग, इवन सोते भी नहीं है, बहुत बहुत दिन हो जाएंगे सोएंगे नहीं, बहुत बहुत दिन हो जाएंगे खाएंगे नहीं, मैनिक किस तो ऐसे लोग भी होते हैं। लेकिन ये बात कि इरिटेबल होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वही हाईली अनस्टेबल होते हैं, कॉलरिक लोग। अब बात करते हैं फिलिग्मेटिक, नेक्स्ट जो हमारे पास टेम्परामेंट है उसने दिया हुआ, दिस इज फिलिग्मेटिक। अब ये क्या होता है, ये इंट्रोवर्ट होते हैं बट स्टेबल होते हैं, ठीक है, इंट्रोवर्ट होते हैं लेकिन स्टेबल होता है। अब यू नो अक्सर लड़कों में ये ट्रेड ज्यादा मैंने ऑब्जर्व किया होती है, कि पीपल आर हैविंग देयर ओन थॉट्स, अपने काम से काम रखा, व्हेन देयर इज नीड इंटरवेन भी किया। ऐसे वो लोग होते हैं, अक्सर लड़के ऐसे होते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन में भी दे पीपल आर नॉट इन हरी, बट दे पीपल आर यू नो स्टडी। ओ अच्छा ठीक है, अब जो होना था वो हो गया है, आगे चलते हैं। दे पीपल हैव यू नो इंटैक्ट, दे पीपल आर स्टेबल विद स्टेबल टेम्पर्ड, विद स्टेबल इमोशंस, वो चल रहे होते हैं, ठीक है। स्लगिश एंड काम, यू नो सम स्टडी बट काम, ठीक है। वो यानी कि ये थोड़े कह लो कि एनालिसिस करके समझते बूझते हुए ये काम कर रहे होते हैं, ताकि वो लोग एक्सेसिव इन्वॉल्व ना हो, यू नो अपने इमोशंस को इतना कंट्रोल किए हुए होते हैं कि वो सिचुएशन को हैंडल कर सके, ठीक है। And the last one is Sangean, SANGUINE, Sangean. These are extrovert and stable. अब वो बड़े वाइब्रेंट से लोग नहीं होते, चीयरफुल, हर एक की हेल्प करने वाले, यू नो होपफुल से, वो सब ठीक हो जाएगा, हाँ सब ठीक है, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़े वाइब्रेंट से होते हैं, उनके साथ बैठ के आपको भी लगता है कि हाँ सब सही है, जिंदगी वाकई हसीन है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं आपके रिलेशनशिप्स की बात नहीं करी, मैं लोगों की बात कर रही, लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी। इस वजह से लोग होते हैं जिनके साथ लगता है हमें कि हाँ जिंदगी हसीन है, ठीक है। Am I audible? Yes, miss. Clear. Yes, sir. All right. So these were the this was the theory and these were the traits जो कि हमें और temperaments जो कि हमें एसन के थ्रू पता चले हैं। Now next is Kettle. Raymond Kettle was a psychologist जिसने हमें बताया था कि there are two types of traits, surface traits and source traits, जिसके थ्रू हम एक इंसान की पर्सनालिटी को असेस कर सकते हैं। सोर्स ट्रेट्स आर दोज जिसमें हम विजिबली पर्सनालिटी को असेस कर सकते हैं, यानी कि ऐसे ट्रेट्स जो कि लोग देख सकते हैं, ऐसे बिहेवियर्स जो कि लोग असेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रेंडली, फॉर एग्जाम्पल आई एम हेल्पफुल, या आई एम रिजिड, या आई एम सोबर, I'm suspicious, organized और disorganized। ये वो लोग हैं ना जो सब देख सकते हैं, ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स है मुझ में जो सब देख सकते हैं मुझ में, ठीक है। लेकिन इसके अंडरलाइंग बी ट्रेट्स होते हैं जिसे कहते हैं सोर्स ट्रेट्स, जिसकी वजह से हमारे सरफेस ट्रेट्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग अ ट्रेट ऑफ एग्रीएबलनेस, दिस इज माई सोर्स ट्रेट, जिसकी वजह से मैं बड़ी सॉफ्ट हार्टेड, काइंड और ट्रस्टिंग हूँ। दिस इज माई these qualities are my surface traits which are visible aspect of personality। समझ आइए आपको? Yes, miss. All right. So इसने बताया था कि there are 5 types of source traits जिसकी वजह से पर्सनालिटी का एक स्पेसिफिक एलिमेंट हमारे सामने आता है। इन्हें हम बिग 5 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और बिग 5 में देयर आर 5 कैटेगरीज। सबसे पहले आता है ओपननेस, देन नेक्स्ट इज कॉन्साइंशियसनेस, देन एक्सट्रोवर्जन, देन एग्रीएबलनेस एंड द लास्ट वन इज न्यूरोटिसिज्म।
बात करते हैं कि इन सोर्स ट्रेट के चलते चलते हमारी सरफेस ट्रेट्स कौन सी होंगी. फॉर एग्जाम्पल देयर इज न्यूरोटिसिज्म या इमोशनल स्टेबिलिटी ट्रेट विद इन मी एज अ सोर्स ट्रेट. तो क्या होगा? आई विल बी काम एंड सिक्योर. ठीक है. लेकिन अगर ये ट्रेट मुझ में नहीं होगा तो आई विल बी एंशियस एंड इनसिक्योर पर्सन. इसी तरह बात करते हैं देन देयर इज एक्सट्रोवर्जन. अब एक्सट्रोवर्जन में अगर मेरे पास ये सोर्स ट्रेट है एक्सट्रोवर्जन, तो आई विल बी सोशिएबल एंड फन लविंग. और अगर ये नहीं है मेरे पास तो आई विल बी रूथलेस या रिजिड. और साथ ही साथ आई विल बी सोबर या सीरियस. फन का तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं नहीं, सॉरी आई कांट, क्योंकि आई एम नॉट एक्सट्रोवर्ट. तो उसके बाद आते हैं ओपननेस. ओपननेस जो लोग, ओपननेस के मालिक जो लोग होते हैं, दे विल बी हाईली इमेजिनेटिव. दे कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. दे कैन बी थिंकर्स, philosophers, scientists, and also they are independent. ठीक है. बट अगर ये ट्रेट नहीं है तो द पर्सन विल बी हाईली प्रैक्टिकल. इमेजिनल नहीं होगा. जो प्रैक्टिकल अप्रोच उसके पास मौजूद होगी, जिसका उसे पता है, वो बस वही करेगा. आउट ऑफ द बॉक्स जाके या आउट ऑफ द वे जाके चीज़ों को सॉल्व करना वुड बी डिफिकल्ट फॉर हिम. ठीक है. एंड कन्फ्रंटिंग होगा, कन्फर्मिंग होगा उसको. बाहर से लोगों की मोटिवेशन या लोगों का अप्रूवल चाहिए ही चाहिए. इंडिपेंडेंट या ओपननेस वालों को नहीं चाहिए होता. उनको कोई मसला नहीं होता. वो अपनी ही विल पे चल रहे होते हैं. वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं. ठीक है. अब बात करते हैं एग्रीएबलनेस. इसमें ना ज़्यादातर आ जाते हैं, मैं बात करी हूँ थिंकर्स, फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट की, जिनके ओपननेस रेट होते हैं. द पीपल आर साइंटिस्ट, द पीपल आर थिंकर्स. अब जितना मर्जी, अब आपने देखा होगा कि हिस्ट्री में जितनी मर्जी आप लोग साइंटिस्ट उठा के देख लो, बहुत बैकलैश फेस करना पड़ा. इवन जेलें भी हुई हैं उन लोगों को, मगर वो अपनी बात से नहीं हिले. उन्होंने अपने थॉट्स को एक्सप्रेस किया ही किया जो वो सोच रहे थे. सो क्या वो इंडिपेंडेंट थे, तो उन्हें सोशल अप्रूवल की जरूरत ही नहीं थी. उन्हें कोई जरूरत नहीं थी कोई कहे कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो. उन्हें ये जरूरत थी कि मैं कह रहा हूँ और मुझे लोगों को बताना है. दैट्स इट. ठीक है. द पीपल वर विद फ्री विल, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ मोटिवेटेड. नेक्स्ट आती है कैटेगरी इज एग्रीएबलनेस. अब एग्रीएबलनेस में क्या है कि द पीपल आर सॉफ्ट हार्टेड, ट्रस्टिंग. अब ये वो लोग होते हैं, दे पीपल आर वेरी मच फ्रेंडली और वेरी मच कंसीडरिंग टूवर्ड्स अदर्स. अब सॉफ्ट हार्टेड हैं, ट्रस्टिंग हैं. लेकिन अगर एक बंदे में ये ट्रेट नहीं है तो आई विल बी रिजिड एंड सस्पिशियस. ठीक है. और फिर उसके बाद देयर इज अनदर ट्रेट कॉल्ड, लास्ट ट्रेट कॉल्ड कॉन्साइंशियसनेस. इट्स अबाउट इंटेलेक्ट. एंड जिसमें ये ट्रेट है वो तो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होगा, केयरफुल होगा. लेकिन अगर जिसमें ये ट्रेट नहीं है, वो बंदा हाईली डिसऑर्गेनाइज्ड होगा एंड केयरलेस होगा. ठीक है. दीज वर द बिग 5 ट्रेट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय केटल अंडर 2 कैटेगरीज ऑफ ट्रेट्स, जिन्हें सोर्स ट्रेट्स एंड सरफेस ट्रेट्स कहते हैं. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? मैम जो आपने लास्ट में ट्रेड बताई है, काइंडली एक दफा दोबारा रिपीट कर दीजिए. Conscientiousness, C-O-N con, sign, S-C-I-N-C-E, no, sorry, S-C-I-E-N sign, Shiousness, T-I-O-U-S-N-E-S-S. Conscientiousness, it's about intellect. ठीक है. अब ये लोग इस कैटेगरी में जो लोग फॉल करते हैं वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होंगे एंड हाईली फंक्शनिंग होंगे, बड़े केयरफुल होंगे. ठीक है. गलती के चांसेस कम होते हैं ऐसे लोगों के. हाईली अलर्ट होते हैं. इंटेलेक्चुअल है ना, तो हाईली अलर्ट होते हैं. सो अगर ये ट्रेट्स नहीं होंगे तो वो डिसऑर्गेनाइज होंगे, बड़े केयरलेस होंगे. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा गलती कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बस चलते चले जा रहे हैं. आप क्लियर है? यस शिफा. मैं ऑडिबल हूँ, आवाज आ रही है?
चीजें क्लियर हो रही हैं? प्लीज मुझे बता देना। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेड थ्योरीज हमारी हो गई खत्म। देयर आर अदर थ्योरीज एज वेल, बट मैं नहीं चाहती कि हम इतनी ज्यादा डिटेल पढ़ें, हम वो पढ़ें जिसकी हमें जरूरत है। अच्छा, नेक्स्ट इज पर्सनालिटी थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस। ठीक है, साइको एनालिसिस पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनालिटी। मैंने आप लोगों के साथ सिलेबस शेयर किया हुआ है ना? आउटलाइन शेयर की थी मैंने आप लोगों के साथ। नहीं मैम। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, मैं शेयर करूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं आपको बुक और आउटलाइन दोनों शेयर करती हूँ। ऑल राइट, मैंने आपसे आउटलाइन भी शेयर कर दी है और बुक भी शेयर कर दी है। दिस इज द बुक जो कि मैं कह रही थी, ये बड़ी प्रिसाइज है और बहुत अच्छे से जो है ना इसमें मिल जाएगा आपको। और जो हमने पहला चैप्टर या पहला आउटलाइन का जो पहला वीक था वो पढ़ा है, वो पहला चैप्टर है। एंड जो अब हम पर्सनालिटी पढ़ रहे हैं वो में हमें 11वां चैप्टर है, सेकेंड लास्ट चैप्टर प्रोबेबली। आप इसको खोलें, पढ़ें, देखें। जो मैं पढ़ा रही हूँ ये ऐसा नहीं है कि कहीं मौजूद नहीं है, ये आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम साइको एनालिसिस एनालिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी। अब इसमें क्या है, इसका बानी सिगमंड फ्रॉइड था। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको फ्रॉइड के बारे में बताया था। क्लास जो मौजूद थे उनमें से मैंने लोगों को साइको एनालिसिस और साथ में फ्रॉइड के बारे में बताया था। यस और नॉट, याद है कि नहीं? एम आई ऑडिबल? जवाब दे दिया करो अगर मैं ऑडिबल होती हूँ तो। यस मैम, यू आर ऑडिबल, बट वो लोग जवाब ही नहीं दे रहे जो थे क्लास में, मैं था नहीं। ठीक है, इनके तो मैं एब्सेंट लगाती हूँ, ठीक है ना? जवाब तो दो, कौन थे लास्ट क्लास में? अभी यस हैंड मैम, रेज। आपने बताया था। बहुत मेहरबानी बेटा आपके जवाब देने की। वो मैम मेरा वो माइक ऑन नहीं हो रहा था। ठीक है, और बाकी भी जो हैं, दिस इज नॉट गुड वे कि आपसे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं एंड आप आंसर ही नहीं कर, आप यू आर नॉट बॉदर टू आंसर इवन। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप वो प्रेजेंट करें लोगों को, मैं सिर्फ यही पूछ रही हूँ कि बताया था या नहीं बताया था, दैट्स इट। ऑल राइट, सो साइकोएनालिटिकल पर्सपेक्टिव का जो फाउंडर थे ही वाज फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड। अब ये कौन थे? ही वाज नोन एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, लेकिन हाँ, देयर इज अनदर फादर ऑफ साइकोलॉजी, जिसे फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी बोलते हैं, हु वाज विलियम वॉन्ट। ठीक है, अगर हम अगर आप लोग जाके पहले चैप्टर में स्कूल ऑफ थॉट पढ़ेंगे तो उसमें आपको स्ट्रक्चरलिज्म में ही विलियम वॉन्ट का नाम मिल जाएगा, जो कि जिन्होंने हमसे इंट्रोड्यूस करवाई है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की लेबोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, जिसकी वजह से हम उनको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज साइकोलॉजी एज अ साइंस मानी जाती है। ठीक है, लेकिन फादर ऑफ साइकोलॉजी वाज फ्रॉइड, क्योंकि ये वो पहला बंदा था जिसने हमें बताया कि भाई हम लोग जो पहले ज़माने में जो तरीका इलाज होता था ना डिसऑर्डर्स का, वो होता था उसको कहते थे कि इसमें ना जिन घुस गया, विच क्राफ्ट का ज़माना था वो, इसमें जिन आ गया, इसको इस पे जिन ने कब्जा कर लिया है, अब इसको अलहदा वीरान जगह में छोड़ो, या ये चुड़िया, ये बंदा या ये बंदी चुड़ैल है या जिन है, इसमें इसका आम लोगों में या आम जो है पब्लिक प्लेसेस पे कोई काम नहीं है, और वो उसको बैरन या अबंडेंट प्लेसेस पे छोड़ाते थे
और उसको पत्थर मारते थे। वो अपना ही एक जहान बसा देता था और सब उसको चुड़ैल या जिन के नाम से जानते थे, उस बंदी को या बंदे को। ज़्यादातर औरतों की प्रेजेंटेशन ज़्यादा होती थी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में, बिकॉज ऑफ द सोसाइटल नॉर्म्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मर्दों का बहुत ज़्यादा एक तो रौब था। दे वर हाईली एक्सप्रेसिव, बट यहाँ पर और बहुत ही सप्रेसिव थी, सबमिसिव सा रोल था उसका। सो जाहिर बात है, दिस क्रिएचर हैज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी ज़्यादा इधर ही हो जाती है जब उसको उसकी मर्जी का इंडिपेंडेंट माहौल ही नहीं मिल रहा। सो इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। उस इमोशनल इंस्टेबिलिटी के चलते चलते साइकोटिक डिसऑर्डर्स हो गए, मूड डिसऑर्डर्स हो गए, एंजाइटीज एंड सो ऑन। ठीक है। सो वहां पर कहा जाता था कि भाई इसमें जिन चुड़ैलियां या चुड़ैला या जादूगरनी है, इसको छोड़ाओ। और उसको पत्थर भी मारे जाते थे। हाँ, अच्छा, जब पता चला कि ये बीमारी है तब स्कल में होल करना शुरू कर दिए इन लोगों ने इलाज के लिए। खोपड़ी में सुराख हो रहे हैं, ड्रिल किया जा रहा है। उस तरह से उनको लगता था कि वो जो चीज उनके अंदर घुस गई है ना, वो वापस निकल आएगी। ठीक है। या वो जो सोल या वो जो रूह है वो उनके अंदर चली गई है, वो वापस आ जाएगी या वो ठीक हो जाएंगे। अल्टीमेटली डेथ ही होती थी और तो कुछ नहीं होता था। फिर एक एरा है जब इनको असाइलम्स में रखा जाने लगा, रेनाइजेंस का एरा था, जब वो विच क्राफ्ट्स या वो डेमोनोलॉजी या डार्क एरा का इख्तिताम हुआ और लोग अब थोड़ा सा साइंस की तरफ आना शुरू हुए। ठीक है, थोड़ा सा साइंस से थोड़ा पहले का ही एरा था बहरहाल ये, जब रिलीजन बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था। रिलीजन को बड़ा स्कोप था रिलीजन का। तब उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करते हम लोग, हम इनको एजाइलम्स में रखते हैं। अब एजाइलम्स में तो रखा जाने लगा उनको, लेकिन उन पर टिकट लगा दी गई। लोग टिकट लेके जाते थे, उनको देखते थे और आ जाते थे, जस्ट लाइक जू एनिमल्स। फिर यहाँ फ्रॉइड आया, उसने बताया कि नहीं भाई, थोड़ा सा साइंटिफिक एरा, रेनाइजेंस और साइंटिफिक एरा के बीच की बात है ये। अब यहाँ पर बात ये हुई कि उसने कहा नहीं भाई, हम इनका इलाज कर सकते हैं, ये प्रॉपर एबनॉर्मेलिटीज या ये प्रॉपर डिसफंक्शनिंग है, ये इसका तरीका इलाज मौजूद है कि सिर्फ असाइलम्स में रखना या वो पुराने स्कल होल वाले तरीके नहीं चलेंगे, या विच क्राफ्ट का ज़माना नहीं रहा। उसने प्रॉपर हमें उसकी एक क्लिनिक टाइप एक जगह थी, वहाँ पे वो लोगों को बुलाता था, उनके इलाज करता था। इसीलिए हम इसको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं, क्योंकि ये ट्रीटमेंट की जो टर्म्स थी या ट्रीटमेंट जो पहली दफ़ा बात की थी, और वो ट्रीटमेंट जो कि वाकई लोगों के लिए हेल्पफुल था, वो फ्रॉइड ने की थी। इसलिए फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं उसको। अच्छा जी, इसका पर्सपेक्टिव ये था कि देयर आर 4 फंडामेंटल्स ऑफ पर्सनैलिटी। ये क्या है? इड, ईगो एंड सुपर ईगो। जो पहले लेक्चर में मौजूद थे उनको मैंने बताया था कि इड हमारी प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करती है, इसको फौरन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड चाहिए, फौरन जो नीड हुई है फौरन फुलफिल हो जाए। जैसे बच्चों में होता है, जो ही उनको नीड हुई है खाने की, फौरन से ग्रेटिफाई होनी चाहिए, फौरन से उन्हें खाना मिलना चाहिए, दूध मिलना चाहिए। उन्हें पता नहीं है कि वो वॉर की सिचुएशन है, उन्हें नहीं पता कि रमज़ान चल रहा है, उन्हें नहीं पता कि खाना है या नहीं है। तो जस्ट नीड आई है उनको और उनको फौरन फुलफिल करना। दिस इज सेटिस्फैक्शन प्रिंसिपल या प्लेजर प्रिंसिपल। द नेक्स्ट इज दिस इज कॉल्ड ईगो। अब ईगो क्या है? रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास देयर इज अ सिचुएशन कि आपको भूख लगी है, ये चलो बच्चा ही है, बच्चा थोड़ा सा जब बड़ा हो जाता है उसमें थोड़ी ईगो डेवलपमेंट हो जाती है या उसको थोड़ी समझ आने लग जाती है। अब हम ही हैं, हम लोग मेहमानों का इंतज़ार कर रहे हैं, हमने खाना, हमें भूख लगी है, खाना खाना है। सो हम क्या करेंगे, किचन में जो लोग मौजूद है उनके सामने हम खाना नहीं खाएंगे या उनके सामने हम लेके नहीं खाएंगे। हम देख लेंगे कि फ्रिज में अगर कुछ अवेलेबल है उस खाने के अलावा जो मेहमानों के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, तो हम उसको प्रेफर करेंगे ताकि सोशली एक्सेप्टेबल हो हमारे लिए। लेकिन अगर फ्रिज में कुछ नहीं है, तो अगर कोई किचन से इधर उधर हुआ है
तो थोड़ा सा ले लिया टू जस्ट सेटिस्फाई योर हंगर, थोड़ा बहुत ले लिया, 2-4 मतलब ट्रे में से 2-4 चीजें उठा ली, एक और ट्रे में से 1-2 चीजें उठा ली, एंड जूस या कुछ ले लिया थोड़ा बहुत, जिससे थोड़ा सा हमारे लिए सूदिंग इफेक्ट, जिसे कहते हैं कि हाँ अब थोड़ा सा काम बन जाएगा मेरा, नेक्स्ट हम प्रॉपर खाना या प्रॉपर मील जो है हम मेहमानों के साथ कर लेंगे। अब यहाँ क्या हुआ, मैंने अपनी नीड भी सेटिस्फाई की, किसी को पता भी नहीं चला है कि भाई मैंने खाना लिया है, और साथ ही साथ सोशल एक्सेप्टेबल भी था, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी के सामने ही लड़के खाना ले लूं तो ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये इड हो जाएगी, सेटिस्फैक्शन प्रिंसिपल, प्लेजर प्रिंसिपल। अब बात आती है मॉरल प्रिंसिपल यानी कि सुपर ईगो की। सुपर ईगो क्या करता है कि मैं जैसे आप लोगों ने रोजा रखा है, आपको जितनी मर्जी भूख लगे, जितनी मर्जी प्यास लगे, आप लोग रोजा नहीं तोड़ोगे अनटिल अनलेस इफ्तार टाइम हो जाए। दिस इज व्हाट मोरालिटी प्रिंसिपल इज हाई ओवर हियर, ठीक है। यू हैव मॉरल्स, यू नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड यू विल डेफिनेटली फॉलो इट नो मैटर व्हाट, ठीक है। सो जो ईगो होती है ना, वो हमारी इड और सुपर ईगो के दरमियान बैलेंस क्रिएट कर रही होती है, ठीक है। सो इसने यही बताया था कि देयर आर 3 फंडामेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इन तीनों प्रिंसिपल्स पे हम काम कर रहे होते हैं। हमारी पर्सनालिटी, हमारी थॉट्स, हमारे इमोशंस इन्हीं पैटर्न्स पे चल रहे होते हैं। इसके बाद इसने बताया था देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ माइंड, कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस एंड subconsciousness. A consciousness, we know that जिसमें we are highly alert. Highly alert state of mind is called consciousness, जिससे हम सब aware होते हैं, fully aware होते हैं. And then there is subconsciousness, there which is somehow conscious, somehow अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस, यानी कि वो मटेरियल जिसको हम अटेंड नहीं करें मगर बैक इन द माइंड वो चल रहा है, बैक एंड मेमोरी होती है ना, बैक एंड डाटा, ये वो है जो कि कंप्यूटर में पीछे चल रहे होता है, फ्रंट एंड पे वही चल रहा होता है जो कि हम लोग जिस पे काम कर रहे होते हैं, जो स्क्रीन, जो इंटरफेस हमने खोला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने म्यूजिक भी ऑन किया हुआ, मैंने मैंने एक और विंडो भी ऑन किया, मैंने एक्सेल शीट भी ऑन किया, मैं जिस पे रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मैंने गूगल भी ऑन की हुई है। अब एट वेरी टाइम एक्सेल शीट अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो मेरा म्यूजिक और वो जो है वो बैक एंड पे चला जाएगा, यानी कि वो सबकॉन्शियस माइंड है चल रहा, ठीक है। मगर देयर इज अदर मेमोरी जो कि हम लोग यूज तो कर सकते हैं, स्पेस। अच्छा, कंप्यूटर में तो हमें स्पेस का पता होता है कि कितना है, कितनी स्पेस है। अनकॉन्शियस माइंड की स्पेस का हमें नहीं पता, वो जितनी हम लोग जितनी देर हम जिंदा है ना उतनी ही स्पेस है उसकी, ये इतना ही ब्रॉड है। लेकिन ये है कि हाँ हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन यस इट कैन बी सीन थ्रू आवर behaviors, our thought patterns, ठीक है। अब अनकॉन्शियस जो हमारा माइंड है उसमें क्या क्या चीजें और कहाँ से आती हैं, पैदाइश से लेकर जब हम फीटस थे, इवन बन रहे थे, तब से लेकर हम जब तक मरेंगे तब तक का जितनी भी मेमोरी और जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, ऑल आर स्टोर्ड इन आवर अनकॉन्शियस माइंड्स, ठीक है। समझ आ रही है मेरी? Yes, miss. yes ma'am. और जो सबकॉन्शियस है ना, वो हमारा वही जैसे मैंने बताया कि सबकॉन्शियस स्टेट और सबकॉन्शियस और जो है कॉन्शियस साइड बाय साइड चल रही थी। जैसे मैंने बताया कि म्यूजिक प्लेयर भी साथ चल रहा है और गूगल भी साथ चल रहा है। दिस इज सबकॉन्शियस माइंड। व्हेनेवर आई नीड टू रिट्रीव न्यू मटेरियल, मैं फौरन से गूगल पे जाऊंगी और फौरन से वहाँ पे नया डाटा एंटर करूंगी और ले लूंगी। एंड व्हेनेवर देयर इज अ नीड टू चेंज द म्यूजिक, मैं फौरन से जाऊंगी और जाके चेंज कर लूंगी। whenever there is a need। तो वो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का इस तरह का रिलेशन होता है। whenever there is a need, चीज कर ली, और जब मैं काम कर रही हूँ एक्सेल शीट पे, तो मैं कॉन्शियस हूँगी एक्सेल शीट के लिए, और बाकी वो जो मेरे जो म्यूजिक एंड जो गूगल है वो सबकॉन्शियस का हिस्सा बन गया। समझ आइए मेरी एग्जाम्पल? कैन यू पीपल रिलेट विद इट?
कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? यस मैम। और Yes, ma'am. हाँ, अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो मुझसे प्लीज पूछ लीजिएगा। आप लोग कंप्यूटर के लोग हैं, इसीलिए मैं आपको थोड़ा उस तरह से समझाने की कोशिश कर रही। बाकी डेफिनेटली कंप्यूटर तो मुझसे ज्यादा आप लोग ही जानते हैं। द नेक्स्ट वन इज एडीगो सुपर ईगो बता दिए, कौन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या अलर्टनेस टेस्ट बता दिए। देयर इज कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस एंड सबकॉन्शियसनेस। नाउ देयर इज अनदर जो उसका काम था वो था सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म्स का। हाँ, और अनकॉन्शियस की बात अगर हम दोबारा करें तो अनकॉन्शियस को मेजर करना या उसको उनको इंटरप्रेट करना या समहाउ जांचना कि इसमें एक्चुअल में है क्या। तो फ्रॉइड ने बोला था कि ड्रीम्स आर रोड टू अनकॉन्शियस। ठीक है, जो हम ड्रीम्स देखते हैं ना, उससे पता चल सकता है कि हाँ हमारे माइंड में या हमारे अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, तो फ्रॉइड का बहुत सारा काम ड्रीम एनालिसिस या ड्रीम इंटरप्रिटेशन पे भी है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। ईगो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म्स की बात की है इसने, बिकॉज ईगो वर्क्स एज एन रियलिटी प्रिंसिपल, वर्क्स विद रियलिटी प्रिंसिपल, और रियलिटी में वो डेफिनेटली खुद को सेव करी होती है। हमने क्या किया था, हमने खाना खा भी लिया था, मगर इन अ सोशल अप्रोप्रिएट वे, इन अ सोशली अप्रूव्ड वे, जिसमें मुझे एक्यूज ना करे कोई, या जिसमें मुझे पॉइंट आउट ना करे कि तुमने ये क्या किया या तुम हो ये ऐसे, तो डांटना सही नहीं पड़े बट मेरा काम भी हो जाए, सोशली एक्सेप्टेबल हो। दो मैंने समहाउ दिस इज कॉल्ड चोरी, मैंने छुप के काम किया, बट सोशल में सोसाइटी में किसी को पता नहीं चला। ठीक है, इट्स लाइक मुझे मैंने खुद को सेव रखना है मगर मैंने अपना काम भी करना है। ठीक है, इट में तो मुझे नहीं पता मैं सेव हूँ, मुझे नहीं पता मैं डेंजर में हूँ, मुझे अपना काम करना ही करना है। लेकिन ईगो में मुझे अपना काम करना है लेकिन मुझे सेफ जोन में भी रहना है। और सुपर ईगो में मैं काम कर रही हूँ या मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे मॉरलिटी या मुझे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ही रहना है। मुझे भूख बर्दाश्त करनी है जब तक मेहमान नहीं आ जाता, बिकॉज आई एम फॉरबिडन फॉर इट, मुझे मना किया गया। दैट्स इट। ठीक है, समझ आ रही है? Yes. Yes, ma'am. जी मैम। ऑलराइट, अब हम ईगो की बात करते हैं। ईगो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, जो हम खुद को सेव कर रहे होते हैं, वो ईगो किस तरह से काम कर रही होती है। डेफिनेटली हम लोग गलत भी कर रहे होते हैं, हम सही भी कर रहे होते हैं, तो वो गलत सही में किस तरह से हम खुद को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, किस किस डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू। सो फ्रॉइड ने बात की थी कि देयर आर सम सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म जिसके थ्रू हमारा ईगो काम कर रहा होता है, रियलिटी प्रिंसिपल या अपने आप को सेफ जोन में रखने के लिए। द फर्स्ट वन इज, अगर हम बात करें, देयर इज सप्रेशन। सप्रेशन क्या है कि हम अपने थॉट्स को कॉन्शियसली धकेल रहे होते हैं या कॉन्शियसली एफर्ट पुट कर रहे होते हैं टू मेक देम अनकॉन्शियस या मेक देम फॉरगेटफुलेबल। ठीक है, हम उसे भूलना चाह रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ पर्सन हु इज अ रेप विक्टिम। अब वो बंदा बात ही नहीं करना चाहता अबाउट रेप, अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट रोमांस, ये रोमांटिक काइंड कोई भी वो ऐसी मूवी या ऐसी सिचुएशन, या कोई अगर बंदा कोई उसका दोस्त उससे कोई ऐसा अपना रोमांटिक रिलेशनशिप शेयर कर रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, वो जो भी इसके इर्द गिर्द होगी ना या रिलेशनशिप्स, वो इस चीज को नहीं सुन सकता, वो इस चीज को इग्नोर करता है। अब जैसे मैं अपना एक ना केस शेयर करती हूँ, मुझे केस याद आ गया। there was a girl जो कि रेप सर्वाइवर थी, केम टू मी। हुआ ये कि वो लड़की सप्रेशन के थ्रू उसने किसी को नहीं बताया, कभी भी नहीं बताया, और ना वो इस चीज को याद करना चाहती थी, बट उसका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म चेक करें, वो सप्रेशन के थ्रू क्या करी थी, कॉन्शियस एफर्ट करी थी उसको भूल जाने की। मसला क्या था, वो हाई अलर्ट स्टेट थी, हाई अलर्ट थी कि कोई किसी भी किस्म की इस तरह का प्रॉब्लम मेरे सामने ना आ जाए, मुझे बात ही नहीं करनी है इस बारे में। ठीक है, रिलेशनशिप्स उसके बिल्कुल नहीं बन पा रहे थे। वो एक्चुअली उसका था कि वो ना
उसकी शादी हो रही थी, बट एक्चुअली वो इस चीज़ को सोच भी नहीं पा रही थी, तो दैट्स व्हाई शी वाज देयर फॉर थेरेपी। सो होता क्या है कि रिलेशनशिप्स इनके बन नहीं पा रहे होता है, या इस चीज़ के बारे में सोच नहीं पा रहे होते, क्योंकि जो ही वो सोचते हैं साथ ही उनका वो ट्रिगर हो जाता है, तो वो कॉन्शियस एफर्ट कर रहे होते हैं कि उसको भूला जा सके। अब वो कॉन्शियस एफर्ट क्या कर रही थी, ऑलवेज अलर्ट थी, वो लोगों के कामों में इतना इन्वॉल्व थी कि वो अपने साथ अकेले बैठती भी नहीं थी। वो वेट करती थी कि जब सब सो जाएंगे मेरे साथ, तब मैं सोऊंगी, मैं अकेली नहीं रहूंगी। वो सबके दरमियान ही बैठ के काम करती थी, वो अकेले काम नहीं करती थी। जो चाहे वो उसका इन्वायरमेंट में बहुत शोर है, वो जो मर्जी कर रहे हैं, वो अकेले काम नहीं कर सकती थी, उसे सबके दरमियान में रहना था, क्योंकि उसको उन थॉट्स से उन थॉट्स को सोचना ही नहीं था, उनको भूलना था। बहरहाल इसकी वजह से उसके लाइफ में बहुत सारे मसाइल बने, वो एक अलग स्टोरी है। पर मैं आपको बस चाह रही थी कि जब हम सप्रेशन कर रहे होते तो हम क्या क्या कर रहे होते हैं, आपको ये पता चल रहा है। So this is called suppression, to effortfully put your impulses, your thoughts into unconscious. This is a self-defense mechanism. फिर बात आती है यहाँ पर रिप्रेशन की। वो था सप्रेशन, ये है रिप्रेशन। अब रिप्रेशन में क्या होता है कि अनकॉन्शियस थॉट्स, सॉरी, जो हमारा ट्रॉमेटिक इवेंट होता है वो ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियस में चला जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा कि किसी के साथ कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ, या कोई ट्रेजेडी हुई है, या कोई बुरा इवेंट है, तो उसको वो याद ही नहीं है, बिल्कुल नहीं याद, माइनर से माइनर डिटेल नहीं याद, बड़ी से बड़ी बात भी नहीं याद, बस उसको इतना पता कि कुछ हुआ था। ठीक है, दिस इज ऑटोमेटिकली वो रिप्रेस कर गया अपने थॉट्स को, वो उसका वो जो मटेरियल है वो ऑटोमेटिकली चला गया अनकॉन्शियस में। आई यू गाइस कैन रिलेट विद द थिंग्स जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑल राइट। फिर है देयर इज रिग्रेशन, रिप्रेशन, सप्रेशन एंड देन रिग्रेशन, REGGRESSION, रिग्रेशन। अब रिग्रेशन में क्या होता है, ये आप अगर उसमें भी खोलें ना बुक में, आपको समझ आ जाएगी। सो रिग्रेशन में क्या होता है कि एक बंदा उसका प्रेजेंट अच्छा नहीं चल रहा है, या उससे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो वो जो पर्सन है वो रिग्रेस बैक कर जाएगा, यानी वो अपने उस पास्ट में चला जाएगा जहां उसको बड़ा सूदिंग, बड़ा रिलैक्स महसूस होता था। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपने पास्ट के बारे में बात करके बड़ा खुश होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे से रहते हैं। अपने जब भी उनसे कोई सूदिंग बात कर लो, या उनको रिलैक्स माइंड ऑफ स्टेट में देखो, तो वो मोस्टली बताते हैं कि हाँ मुझे वो याद आ रहा है जब हम बचपन में थे, फलां जगह जाते थे, फलां जगह से चीज़ें खाते थे, फलां काम करते थे, हम फलां बंदा हमें स्टोरीज सुनाता था, एंड सो ऑन। बड़े अच्छे वक्त थे। और अच्छा, अगर सिवियर केसेस में देखें तो वो बंदा रीसेंट मेमोरी उसकी बिल्कुल डिलीट हो जाती है, पुरानी मेमोरी चल रही होती है और वो उसी में जिंदा होता है। 10 साल पीछे चला गया, ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ, ट्रेजिक इवेंट हुआ, वो 5 साल पीछे चला गया, 10 साल पीछे चला गया। ऐसे केसेस हम लोग अक्सर ड्रामाज या मूवीज में देखते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों से ये कोट कर रही हूँ। दिस इज कॉल्ड रिग्रेशन। इसके अलावा देयर इज आल्सो अनदर स्टेट, another self-defense mechanism. This is called sublimation. This is somehow we can say that we change our reaction to get social approvement, to be socially approved. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा अपनी सौतेली माँ के साथ रह रहा है, सिंड्रेला की कहानी ले लो। सौतेली माँ के साथ रह रहा है, वो उसको बहुत जुल्म ढा रही है उस पर, ठीक है, बड़े काम करा रही है, खाना भी नहीं पूछ रही है, मगर जो ही लोग आ रहे हैं उसके पास और वो बंदा सामने है, अब वो ओवरली प्रोटेक्टिव शो करेगा। वो जो मदर है या वो पेरेंट्स हैं जिसके साथ जो वो रह रहा है, वो ओवरली इन्वॉल्व और ओवरली प्रोटेक्टिव होंगे, खाने का पूछ रहे हैं, प्लेट्स बना के दे रहे हैं, इवन खुद खिला रहे हैं, बात बात पे आपको प्यार कर रहे हैं, ओवरली इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, दिस इज सब्लिमेशन। रिएक्शन फॉर्म कर रहे हैं वो आपके लिए to get social approval. And also there is called displacement. ये हमारी जिंदगी में तो बहुत ज़्यादा शामिल है। अक्सर फॉर एग्जांपल आपको आपके फादर ने डांटा है, आपको गुस्सा है कि उन्होंने क्यों डांटा, उनको नहीं डांटना चाहिए था।
अब आपने अपनी वो इम्पल्स या वो एंगर इशू आपने जाके या तो किसी मुलाजिम पे निकाल देना है जो कि आपके आगे नहीं बोल सकता, ठीक है, जिसको एक्सेप्ट करना ही करना है, या आपने छोटे बहन या छोटे भाई पे निकाल देना, वो गुस्सा आपने उस पर निकाल देना है। उन्हें छोटी सी गलती या गलती नहीं भी की, हल्के कोई क्वेश्चन ही पूछ लिया, उस पर शुरू हो गए, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। फिर देयर इज ऑल्सो अनदर जो है डिफेंस मैकेनिज्म, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन में क्या होता है कि काम तो मैंने करना है मगर मैं आपका करके बता दूं। फॉर एग्जाम्पल क्लास मैंने नहीं लेनी, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में बोल दूं स्टूडेंट्स आर नॉट विलिंग टू हैव क्लास, यू नो, मैंने अपनी इम्पल्स आप पे प्रोजेक्ट कर दी है। अब एडमिनिस्ट्रेशन से आपका जो होता है वो हो, चाहे अटेंडेंस शॉर्ट करेंगे चाहे आपको जुर्माना करेंगे, आई डोंट केयर अबाउट दैट, दिस इज व्हाट प्रोजेक्शन। ठीक है, समझ आ रही है? समझ आ रही है? यस मैम। यस समझ आ रही है। राइट। फिर एक और सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म की बात करते हैं, दिस इज रैशनलाइजेशन। अगर आप में से जो क्लास में नहीं आया उनसे मैं पूछूं क्यों नहीं आए थे, वो कहेगा जिसमें इंटरनेट खराब था, हालांकि शायद वो सोया हुआ हो, यू नो, रीजन दे दी मैंने ये क्यों नहीं किया, और वो रीजन जो कि उसको लगे कि ये लॉजिकल है, हर काम का कोई ना कोई रीजन दे दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, यस आई डिड रॉन्ग, आई वाज नॉट एबल टू डू दैट, आई वाज द वन हु वाज एट फॉल्ट, बट रिएक्शन सॉरी उसने रीजन दे दिए। अगर मैंने गलती की तो शायद मुझे समझ नहीं आई थी, ये नहीं बोलेगा यहाँ ठीक है आई एम एट फॉल्ट, नहीं बोलेगा शायद वो फाइल ही गलत थी जिसकी वजह से मैंने तो अपना काम पूरा किया, ठीक है, वो खुद पे कभी भी नहीं लेगा। अच्छा, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म और ऑफ ईगो होते ही इसलिए हैं कि वो अपने आप को एंजाइटी, अपने आप को डिप्रेशन या स्ट्रेस से बचाकर कोई भी ऐसा बिहेवियर अपना ले, कोई भी ऐसा रिएक्शन दे दे जिससे वो खुद तो सेफ जोन में हो जाए, भले कोई सामने वाला यू नो उसका शिकार बन जाए, विक्टिमाइज हो जाए, ठीक है। Yes, ma'am. ऑल राइट, सो इसके अलावा देयर इज ऑल्सो 11:05 पे क्लास खत्म होनी है ना हमारी, ठीक है। यहाँ पे एक छोटे सी मैं बात करते चलूँ, वैसे ये तो एक ये थ्योरी भी है लेकिन ये मैं आपको थोड़ा छोटा सा एस्पेक्ट बताती चलूँ फ्रॉइड की थ्योरी की। अच्छा, इसका बहुत सा काम सेक्सुअलिटी पर था, ये इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था, और इसके मुताबिक सेक्सुअल फोर्सेस आर देयर टू ड्राइव अस टू लिव लाइफ, ठीक है। हमारे सेक्सुअल फोर्सेस इतनी स्ट्रांग हैं कि वही हैं जिसकी वजह से हम लोग जिंदगी जी रहे हैं जैसे हम जी रहे हैं, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था। इसके अलावा इसने बात की हुई है, हाँ, वो जो डिजायर, जो सेक्सुअल इम्पल्सेस हैं जिस पे हम काम नहीं कर रहे होते, जिसे हम फुलफिल नहीं कर पा रहे होते, वो हमारे अनकॉन्शियस का हिस्सा होते हैं, और उस अनकॉन्शियस की वजह से जैसे हमारे बिहेवियर्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ इट, दिस इज कॉल्ड एडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। अब एडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एडिपस कॉम्प्लेक्स के मुताबिक फादर्स और जो डॉटर्स का रिलेशनशिप है वो उसको एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि सॉरी, एडिपस कॉम्प्लेक्स के मुताबिक हमारे जो लड़के हैं, बॉयज हैं, वो ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट कह लें या बाउंडिंग कह लें, बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है उनकी विद द मदर्स ड्यू टू टूवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर, ठीक है। और ऐसा वाकई होता है, मदर्स की ज़्यादातर अच्छी बॉन्डिंग होती है बॉयज़ के साथ, बहुत अच्छे टर्म्स होंगे उनके अपने डॉटर्स के साथ भी, लेकिन डॉटर्स का जैसा बॉन्ड फादर्स के साथ होता है वैसा सन्स के साथ नहीं होता, और सॉरी फादर्स का जैसा बॉन्ड अपने बेटियों के साथ होता है, बेटों के साथ नहीं होता। इसी तरह मदर्स का जैसा बॉन्ड बेटों के साथ होता है, बेटियों के साथ नहीं होता, ठीक है। दे आर मोर इमोशनली प्रोटेक्टिव, दे आर मोर इमोशनली यू नो डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, और बॉन्ड, उनका बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग होता है, इमोशनल बॉन्ड, अटैचमेंट बॉन्ड,
दो के जो है बेटियों का बहुत अच्छा रिलेशनशिप, वो बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं मदर्स उनकी, और फादर्स भी बेस्ट फ्रेंड होते हैं बेटों के समटाइम्स। बट वो उसका जो फ्रॉइड ने बोला था ना कि बेटियों का बॉन्ड फादर के साथ इमोशनल एंड बेटों का जो है मदर के साथ। सो यस, ये भी होता है। और बेटों के जो है मदर के साथ बॉन्ड को उसने कहा था एडिपस कॉम्प्लेक्स, ऑपोजिट जेंडर का बॉन्ड। एंड बेटियों का फादर के साथ बॉन्ड को उसने बोला था इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये इसका एक कॉन्सेप्ट था। अब हमने इसे अप्लाई करना है नहीं करना, हम मानते नहीं मानते, ये एक अलग बात है। मैं सिर्फ आपको एक उसका कॉन्सेप्ट बता रही थी। ठीक है, समझ आइए। जी यस मैम। हु इज द सीआर? मैं मोहम्मद नजीब। जी मिस्टर नजीब, आप जरा इनकी अटेंडेंस ले लें। 31 प्लस हैं ये स्टूडेंट्स। 31 जी मैम, कर ली हुई इनके है मैम। ले ली हुई है। ओके, 31 काउंट्स है। ओके, आप मुझे शेयर कर दीजिएगा एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, क्योंकि 11:05 पे क्लास ख़त्म हो जानी थी। पिछली क्लास में ज़रा मुझे थोड़ा हो गया था, बिकॉज द स्टूडेंट्स वर आस्किंग दैट 8:10 से 9:55। लेकिन खैर, आई एम सॉरी, क्योंकि 9:25 ही था क्लास का टाइम, और वो शायद पुराने स्केड्यूल पे चल रहे थे, रमज़ान के ऑफ टाइमिंग में जो स्केड्यूल होंगे। अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली अब आपके पास सारी बुक्स आ गई हैं, आपके पास बुक आ गई है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। आउटलाइन पकड़ना, बुक्स के टॉपिक्स पकड़ना, इस तरह चलना हमने। आप में से कोई सोचे कि भाई हमने 11 चैप्टर पढ़ लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ आउटलाइन वाइज पढ़ रहे हैं। पहला जो लेक्चर था वो पहले चैप्टर में था, ठीक है। जो सेकेंड लेक्चर पर्सनालिटी है, जो हमारी बुक में चैप्टर नंबर 11 है, पर्सनालिटी एंड इट्स सीरीज, उससे पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। एंड इसी तरह हम पढ़ते जाएंगे। जो जो चैप्टर या जैसे जैसे आउटलाइन आएगी, हम वो चैप्टर वो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। ओके मैम, ठीक है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का? नो मैम। No, ma'am. ऑल राइट, टेक केयर ऑफ नो। नो योरसेल्फ। क्वेश्चन है। जी बोलें, किसका क्वेश्चन है? किसी का क्वेश्चन? नहीं है नो तो मैम, नो क्वेश्चन। ऑल राइट, ठीक है क्लास, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे अहेड।